स्वागत है आप सभी का MKJ हिस्ट्री क्लासेज में। राजा, किसान और नगर अध्याय 2। इससे पहले इसका हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। ये उसका दूसरा भाग है। पहले वीडियो में हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद द्वितीय नगरीकरण की जो क्रांति है वो गंगा घाटी के क्षेत्रों में किस प्रकार हुई और नगरों को किस प्रकार बसाया गया और किस प्रकार जो है महाजनपद का रूप लिया उन्होंने। महाजनपदों में हमने 16 महाजनपदों को देखा, कौन कौन से ग्रंथों में उनकी सूची दी गई है ये भी हमने देखा था। इसके अलावा उनमें कौन सा जो महाजनपद है वो सबसे शक्तिशाली था और शक्तिशाली होने के क्या कारण थे ये हमने देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में। एक आरंभिक साम्राज्य, अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। भाषाएं और लिपियाँ। तो अशोक के अधिकांश, जैसे हमने पहले भी बताया, ये प्राकृत भाषा में है। प्राकृत भाषा हम उसको कहते थे जो नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा थी, जिसको सभी लोग उपयोग में लेते थे। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में, जबकि पश्चिमोत्तर से मिले अभिलेख जो हैं वो अरेमाइक और यूनानी भाषा में। प्राकृत के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिमोत्तर के कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए थे। अरेमाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग अफगानिस्तान से मिले अभिलेखों में किया गया। यानी कि अशोक के जो अभिलेख हमें किन किन लिपियों में और भाषाओं में प्राप्त हुए हैं उनके बारे में इसमें बता रहा है। तो जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा खरोष्टी लिपि में भी हमको अशोक के अभिलेख या शिलालेख देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ब्राह्मी, खरोष्टी और ग्रीक व आर्मेइक और एक और प्रकार की भाषा है ब्राह्मी और खरोष्टी, ये लिपि है। ग्रीक, आर्मेइक ये भी लिपि है। इसके अलावा एक और लिपि है जो आगे हम आपको उसको बताएंगे जैसे ही हमें याद आएगा। एक प्रारंभिक साम्राज्य। मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। यानी कि मगध का विकास हुआ, महाजनपद जो है, इसी के साथ साथ कौन से साम्राज्य का उदय हुआ? मौर्य साम्राज्य का। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने 321 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य, हालांकि अलग अलग डेट भी आपको देखने को मिलेंगी। इसकी 322 भी दिखा रखा होगा कहीं पर 321, लेकिन हम इसको सही मानेंगे जो NCERT में लिखा हुआ है। तो अगर देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना है वो 321 ईसा पूर्व में हुई थी और ये अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला था। उनके पौत्र अशोक ने, किसका पौत्र है अशोक? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। और इसके बाद हुआ था बिंदुसार। तो बिंदुसार का पुत्र हो गया अशोक। तो अशोक पौत्र हुआ फिर किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो 321 ईसा पूर्व में 321 BC में स्थापना हुई किसकी? मौर्य साम्राज्य की। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये कहाँ कहाँ फैला था? वही अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक का जो प्रांत है वो इसमें शामिल था। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यानी कि किन किन चीज़ों से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है कि भाई मौर्य साम्राज्य था, किन स्रोतों से हमें इसके बारे में पता चलता है। तो मौर्य साम्राज्य के इतिहास की रचना के लिए इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। इनमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है। विशेषतः मूर्तिकला से भी इसके बारे में हमें पता चलता है। मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण हेतु समकालीन रचनाएं भी मूल्यवान सिद्ध हुई है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, उसके द्वारा लिखा गया। तो क्या लिखा गया भाई? मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई। मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई, इससे पता चलता है।
आज इसके कुछ ही अंश उपलब्ध है, हालांकि इंडिका जो है पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, उसके कुछ ही अंश हमारे पास उपलब्ध है। आज इसके कुछ ही अंश उपलब्ध है। एक और स्रोत जिसका उपयोग प्राय किया जाता है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो किसका है भाई? कौटिल्य का। कौटिल्य या चाणक्य, इसके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई। संभवतः इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की थी, जो चंद्रगुप्त के मंत्री थे ऐसा माना जाता है। चंद्रगुप्त के मंत्री थे ये, और इनके द्वारा जो अर्थशास्त्र की रचना की गई थी, और ये राजनीति विषय से संबंधित था। किस विषय से संबंधित था ये? राजनीति विषय से संबंधित था। तो इसमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परवर्ती जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथों और संस्कृत बाड़मे में भी मिलता है। तो जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ में भी, जैन, बौद्ध और जो पौराणिक ग्रंथ है उनमें भी हमें मौर्य साम्राज्य का वर्णन देखने को मिलता है। यद्यपि उक्त साक्ष्य बड़े उपयोगी हैं, लेकिन पत्थरों और स्तंभों पर मिले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे मूल्यवान स्रोत हैं। तो देखो, जैन, बौद्ध, पौराणिक ग्रंथ, इंडिका, इसके अलावा अभिलेख या शिलालेख, अभिलेख या शिलालेख, एक ये हो गया, और एक कौटिल्य की अर्थशास्त्र हो गई, और एक मेगास्थनीज की इंडिका, और अशोक के जो अभिलेख हैं वो सबसे मूल्यवान स्रोत माने जाते हैं। यानी मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करने के स्रोत क्या क्या हैं भाई? कहाँ से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है? तो देखो, जैन, बौद्ध और पौराणिक ग्रंथ जो है उनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की इंडिका है, इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, इससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और अशोक के जो अभिलेख हैं या शिलालेख है, इनसे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ हम इसको बिंदु डाल के लिख सकते हैं, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। भाई मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या क्या है? तो हमने पहला पढ़ा था, देखो, मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका से भी हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इसके अलावा दूसरा लेखक कौन था? चाणक्य या कौटिल्य, इसकी रचना अर्थशास्त्र, इससे भी हमें पता चलता है। इसके अलावा तीसरा बिंदु क्या था? परवर्ती जैन, बौद्ध ग्रंथ जो हैं, जैन, बौद्ध एवं संस्कृत ग्रंथ जो हैं, उनसे भी हमें इसके बारे में पता चलता है, संस्कृत ग्रंथों से। इसके अलावा चौथा जो बिंदु था हमने देखा, अशोक के अभिलेखों से भी हमें इसके बारे में पता चलता है, अशोक के अभिलेखों से। तो मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं? देखो, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत हमने देखा। देखो, पहला स्रोत क्या है? मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज की इंडिका। दूसरा है चाणक्य या कौटिल्य की अर्थशास्त्र। तीसरा है परवर्ती जैन, बौद्ध एवं संस्कृत ग्रंथों से हमें इसके बारे में पता चलता है। और चौथा जो है बिंदु, अशोक के अभिलेखों से भी हमें इसके बारे में पता चलता है। यानी मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। इससे क्या है कि इस तरह यहाँ टॉपिक लिखने से आपको वो क्वेश्चन वाइज भी आपके दिमाग में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको यहाँ दर्शाने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। तो अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अधिकांश अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए। इससे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मौर्य साम्राज्य जो है, मौर्य साम्राज्य की अगर बात की जाए तो ये 321 बीसी से और 184 बीसी तक माना जाता है।
और मौर्य साम्राज्य के बारे में अगर बात की जाए, मौर्य साम्राज्य, क्योंकि इसको यहाँ समझ लेना बहुत ज़रूरी है, इससे हमें थोड़ा सा एक सुविधा मिल जाएगी। मौर्य साम्राज्य स्थापना कब हुई थी भाई? मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 321 ईसा पूर्व या बीसी में। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये लगभग 298 बीसी तक शासक रहे थे, 298 बीसी तक। उसके बाद दूसरा जो शासक हुआ था 298 से, और 273 और 269 दोनों डेट मानी जाती हैं। ये रहे थे बिंदुसार। कौन रहे थे? बिंदुसार। उसके बाद अशोक का कार्यकाल आता है 269 या फिर 273 बीसी से, और 232 बीसी तक इनको माना जाता है अशोक। तो ये जो तीन मौर्य सम्राट रहे हैं, इनके द्वारा मौर्य साम्राज्य के साथ साथ मगध के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान इनके द्वारा दिया गया था। तो ये मौर्य सम्राट थे। और इसके बाद जैसे माना जाता है कि कुणाल, दशरथ, संप्रति, जलोक, यानी कि ये जो प्रमुख राजकुमार थे जिनके बारे में हम बात करते हैं, ये प्रमुख राजकुमार थे। इनका कालक्रम स्पष्ट रूप से हमें नहीं दिखाया गया है, तो ये बाद में राजा बने। उसके बाद अंतिम जो मौर्य सम्राट था, अंतिम मौर्य सम्राट था जो था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त। और बृहदत्त की पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 184 बीसी में हत्या कर दी गई। 184 बीसी में किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और एक नए वंश की स्थापना की गई जिसको क्या कहते हैं भाई? शुंग वंश। यानी कि मगध पर लगातार इन लोगों ने शासन किया, अच्छा शासन किया, मगध को अच्छी स्थिति में पहुंचाया। उसके बाद अंतिम मौर्य सम्राट जो था बृहदत्त, उसको 184 बीसी में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया और एक नए राजवंश की स्थापना की जिसको हम शुंग वंश कहते हैं। तो अशोक वह पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने, ये अभिलेख जो है अशोक, ये भी प्राकृत भाषा का शब्द है। अभिलेखों के बारे में हम बात करते हैं तो अभिलेख के बारे में मैंने पहले भी बताया आपको कि अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा जो है यूनानी शासक था डेरियस प्रथम, या हिंदी में इसको कहते हैं दारा प्रथम। इससे अशोक को प्रेरणा मिली थी किसकी? अभिलेख लिखवाने की। तो अभिलेखों के माध्यम से धम्म का प्रचार किया इन्होंने। धम्म ये भी वही प्राकृत या भाषा का शब्द है। अब इसका धम्म का अर्थ वैसे धर्म होता है। तो अभिलेखों के माध्यम से अशोक ने धम्म का प्रसार किया। इसमें बड़ों के प्रति धम्म में क्या है? देख, बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार और दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर शामिल है। यानी किसी व्यक्ति को धम्म का पालन करने के लिए इन सारी चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी होता है, इनका पालना करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बात करते हैं हम अशोक के अभिलेखों की। तो अशोक ने अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा है जो वो किससे प्राप्त की थी? ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से इसको प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा अभिलेखों के द्वारा धम्म का प्रचार किया गया। 5वें शिलालेख में वर्णित है ये। 5वें शिलालेख में धम्म के बारे में इनके द्वारा बताया गया है। अभी इससे पहले मैंने एक और वीडियो जारी किया था, उसमें ये 5वें शिलालेख का जिक्र आया था। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार के बारे में कौन से अभिलेख में बताया? तो 5वें शिलालेख में धम्म से संबंधित चीज़ें इसके द्वारा बताई गई है। अब धम्म क्या है? देखो, धम्म को हम देखते हैं नई स्लाइड लेके। हाँ, धम्म क्या है?
तो धम्म के बारे में अगर बात की जाए तो एक संस्कृत भाषा में मैं सीधा इसकी परिभाषा बता देता हूँ, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी याद करने में। अपासनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचिए माधवे साधवे च, माधवे साधवे च। ये संस्कृत में क्या है, धम्म की परिभाषा। अब हम इसको हिंदी में करेंगे तो हमें पता चल जाएगा भी धम्म का मतलब क्या है और धम्म की क्यों पालना करनी चाहिए। आमतौर पर ये वही नैतिक चीज़ें हैं जो हम अपने जीवन में करनी चाहिए हमें। तो अपासनवे यानी पाप कर्म जो है वो बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए, पाप कर्म से दूर रहना चाहिए, बहुत से लोगों का कल्याण करना चाहिए, दृष्टि रखनी चाहिए, दान देना चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए, माधुर्य व्यवहार करना चाहिए, साधुओं जैसा गुण होना चाहिए। और ये जो हैं सारे किसके लक्षण हैं, एक धम्म के। तो अशोक के धम्म के ये लक्षण है, अपासनवे बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे च। यानी एक व्यक्ति को धम्म की पालना करनी चाहिए, और धम्म की जो पालना करता है तो उन्हें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि एक नैतिक रूप से हम देखते हैं माता पिता के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, गुरुजनों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, उसको हम क्या सही तरीके से निभा पा रहे हैं या नहीं। तो इस प्रकार की बातें हैं जो नैतिक जीवन में भी काम आने वाली हैं, और उसी से संबंधित है अशोक का धम्म। साम्राज्य का प्रशासन के बारे में अगर बात करें तो मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजधानी पाटलिपुत्र और इसके 4 प्रांतीय केंद्र, इसमें तक्षशिला, उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी। ये इन सबका उल्लेख अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का परीक्षण करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश उत्कीर्ण किए गए थे। क्या इतने विशाल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? इतिहासकार अब इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं था। यानी कि बहुत बड़ा और विशाल साम्राज्य था, तो क्या सारी चीज़ें एक समान रही होंगी वहाँ? यानी व्यवस्थाएं जो हैं वो क्या सारी सही रही होंगी या फिर कहीं दिक्कतें आई होंगी? तो देखने में तो लगता है कि इतने बड़े साम्राज्य को संभालना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसने प्रांतों में बांट रखा था इसको, और 5 प्रांत इसमें बताए गए हैं। कौन कौन से? पाटलिपुत्र, इसके अलावा तक्षशिला, उज्जैन या उज्जैनी जिसको कहते हैं, उज्जैन या उज्जैनी एक ही बात है, दोनों आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद तोसाली और सुवर्णगिरी, तोसाली 5वां है, सुवर्णगिरी। यानी कि इतने भागों में अशोक ने या फिर मौर्य जो राजा थे उन्होंने अपने साम्राज्य को बांट रखा था, तो फिर उन्हें दिक्कत नहीं होती थी। एक तरह से जैसे हम आज के ज़माने में देखें तो भारत बहुत बड़ा देश है और उसमें काफ़ी सारे राज्य हैं, तो राज्य के हिसाब से जैसे बड़े साम्राज्य को क्या है टुकड़ों में बांट रखा था, जिससे चलाने में उनको आसानी होती थी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। तो हमने अभिलेखों के बारे में देखा कि ये अशोक के अभिलेख या शिलालेख हैं जो यहाँ दिखाए गए हैं एक मानचित्र के माध्यम से। तो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। प्राकृत भाषा और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि। इसके अलावा दूसरी जो भाषा है, दूसरी जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि, यानी खरोष्टी लिपि में भी अशोक के अभिलेख हमें देखने को मिले हैं। ग्रीक में भी देखने को मिले हैं और आर्मेयिक में भी देखने को मिले हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मेयिक यानी कि चारों लिपियों में हमें देखने को मिले हैं। तो कुछ ही अभिलेख जो है खरोष्टी में देखने को मिले हमें, जिसमें मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी के जो अभिलेख हैं ये पेशावर पाकिस्तान,
में है ये मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी जो। अब ये कौन सी भाषा, कौन सी लिपि में है भाई? खरोष्टी लिपि में। कौन सी लिपि में है? खरोष्टी लिपि में। इसके अलावा एक कंधार में है अभिलेख सार ए कोना, जो अभिलेख है वो कंधार में है। और ये कौन सी भाषा में है भाई? ग्रीक, सॉरी कौन सी लिपि में है? ग्रीक एवं आर्मेक लिपि में है। तो वैसे देखा जाए तो अशोक का जो साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य, वो काफ़ी विस्तृत था। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और नीचे अगर कलिंग, ये उड़ीसा जिसकी अगर बात की जाए तो यहाँ भी, और इसके अलावा ये जो प्रदेशों में विभाजित था, उज्जैन हो गया, ये पाटलिपुत्र जो है इसकी राजधानी हो गई। जो कल हमने शायद इसके बारे में कुछ बताया था, पाटलिपुत्र में पाटलिपुत्र जो है उदयन ने राजधानी बनाई थी, और इसको हमने शायद शिशुनाग वंश का बताया था। उदयन जो है हर्यक वंश का शासक है, हर्यक वंश का शासक था ये। और इसने क्या किया था? पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। इससे पहले जो राजधानी थी वो राजगीर, और इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। किसको हटाया था भाई राजधानी से? राजगीर, राजगाह या गिरिव्रज, कुछ भी कह सकते हो आप उसको, तो उसको हटाया था। ये अशोक के शिलालेख यहाँ मिले हैं हमें बहुत सारे, भाबरू, गुजर, बैराट, भयपुर, टोपरा, मेरठ, कलसी, कौशाम्बी, और ये काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर अशोक के जो शिलालेख हैं वो हमें प्राप्त हुए हैं। इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐसा संभव नहीं था। साम्राज्य में शामिल क्षेत्र बड़े विविध और भिन्न प्रकार के थे। कहाँ अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों पर रहा हो। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे, जबकि सुवर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ कर्नाटक में सोने की खदान के लिए उपयोगी था। तो ये इनके कहने का मतलब ये कहाँ, तो ये एक दक्षिण का प्रदेश यहाँ से लेके और यहाँ सिंध प्रदेश तक, बलूचिस्तान, पाकिस्तान तक, यहाँ तक विस्तृत था। तो इस पर नियंत्रण करना आसान नहीं था। इनके कहने का मतलब काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे, देखो देखते हैं। मेगास्थनीज के विवरण का एक अंश। मेगास्थनीज विवरण किस में दिया है भाई? मेगास्थनीज ने इंडिका में। किस में विवरण दिया है? इंडिका लिखी थी ना इन्होंने। इंडिका अपने विवरण में ये कहते हैं, साम्राज्य के महान अधिकारियों में से कुछ नदियों की देखरेख और भूमि मापन का काम करते थे, जैसा कि मिस्र में होता था। कुछ प्रमुख नहरों से उपनहरों के लिए छोड़े जाने वाले पानी के मुखद्वार का निरीक्षण करते थे, ताकि हर स्थान पर पानी की समान पूर्ति हो सके। यही अधिकारी शिकारियों का संचालन करते हैं और शिकारियों के कृत्यों के आधार पर उन्हें इनाम या दंड देते हैं। वे कर वसूली करते हैं और भूमि से जुड़े सभी व्यवसायों का निरीक्षण करते हैं। साथ ही लकड़हारों, बढ़ई, लोहारों और खननकर्ताओं का भी निरीक्षण करते हैं। ये सारे जो अधिकारी थे, जो कार्य करते थे, उनके बारे में बताया गया है कि भाई ये जो कार्य अधिकारी जो है वो किस प्रकार का कार्य करते थे। साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों से आवागमन बना रहता था, और ये आवश्यक भी था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता होगा, क्योंकि आपने देखा काफ़ी दूर है, जैसे हमने बताया भी, जैसे अभी मानचित्र के माध्यम से। तो राजधानी की बात की जाए तो पाटलिपुत्र यहाँ से, और आपको यहाँ जाने में या फिर नीचे जाने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। यही बात इसमें ये बता रहा है। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खानपान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यानी कि लंबी यात्रा है तो बीच में रास्ते में खानपान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सेना सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। यानी सुरक्षा किसके द्वारा की जाती थी भाई? सेना के द्वारा। मेगास्थनीज ने सैन्य गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया है। वैसे टोटल ये 6 ही मानी गई है, जहाँ तक मेरे हिसाब से 6 समितियाँ थी, जिनमें ही एक क्या है, एक जो समिति और 6 उसकी उप समिति, यानी इसमें 7 आ रहा है, लेकिन ये 6 ही हैं टोटल शायद मेरे हिसाब से। इनमें से एक का काम, पहली का जो था नौसेना का संचालन करना, दूसरी यातायात और खानपान का संचालन करती थी, तीसरी का काम था पैदल सैनिकों का संचालन,
और चौथी थी उसका काम था अश्वारोहियों का संचालन, पांचवी का रथारोहियों का, और छठी का जो है हाथियों का। यानी कि ये 6 जो कार्य थे प्रत्येक समिति के अलग अलग थे। दूसरी उप समिति का जो दायित्व विभिन्न प्रकार का था, जैसे उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था, और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवकों और शिल्पकारों की व्यवस्था करना, ये दूसरी उप समिति का कार्य था। इनको हम देखते हैं। देखो, प्रमुख या फिर कुल समितियां थी वो देखी जाए तो कितनी थी भाई? 6। कितनी थी? 6। प्रथम शायद नौसेना का संचालन था, पहली का कार्य। दूसरी का यातायात से संबंधित होगा। पहली नौसेना, दूसरी यातायात, और तीसरी पैदल सैनिकों से संबंधित थी। पहली नौसेना, दूसरी समिति यातायात से संबंधित थी, यातायात से संबंधित थी। तीसरी जो समिति है वो पैदल सैनिकों से संबंधित थी, पैदल सैनिकों से संबंधित थी। इसके अलावा चौथी, पांचवी और छठी। चौथी तो अश्वारोहियों की थी, पांचवी थी रथारोहियों की, और छठी थी हाथियों की। यानी घोड़े, रथ और हाथी, 4, 5 और 6। चौथी थी वो घोड़ों की, पांचवी रथों की सेना, और छठी जो है हाथियों की, हाथियों की। यानी अश्वारोहियों से संबंधित थी, सेना से ही संबंधित थे, अश्वारोहियों से और रथारोहियों से, और ये हाथियों से संबंधित सेना थी। तो यानी कि इस प्रकार से कितनी समिति हो गई? ये 6 समिति हो गई। प्रथम जो समिति थी उसका नौसेना संचालन इसका काम था, ये इसका देखरेख करती थी। और दूसरी जो समिति थी उसका यातायात, यातायात यानी कि रास्ते में जो भी काम होते हैं, जब कहीं जाते हैं, सेना दूसरी जगह आक्रमण के लिए जाएगी या फिर एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करेगी, तो बीच की जो सारी व्यवस्थाएं वो किसके द्वारा करनी पड़ती थी? यातायात समिति थी। और इसको ही सबसे अधिक काम करने पड़ते थे। सबसे अधिक जो बंदोबस्त है, व्यवस्था है, जो किसे करनी पड़ती थी? दूसरी जो समिति थी उसको करनी पड़ती थी, जो यातायात से संबंधित होती थी। तीसरी पैदल सैनिकों से संबंधित होती थी। चौथी घोड़ों या अश्वारोहियों से संबंधित होती थी। चौथी और पांचवी जो है वो रथारोहियों से, और छठी जो है समिति है वो हाथियों से या हाथियों की सेना से संबंधित होती थी। तो 6 समितियाँ थी। कितनी? 6। 6 के बारे में बात की जाए, प्रत्येक के द्वारा क्या क्या काम किया जाता था वो हमने इसमें देखा। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने साम्राज्य को, तो ये 6 समितियों के बारे में हमने देखा क्या क्या कार्य करते थे। तो अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया, और ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार द्वारा भी किया, जिसके बारे में हमने देखे। अभी धम्म के लिए क्या किया? धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने क्या किया? अभिलेख लिखवाए। क्या किया? अभिलेख लिखवाए। और धम्म के प्रचार प्रसार से संबंधित कौन सा अभिलेख या शिलालेख है? 5वां। कौन सा है भाई? 5वां। ये अभी प्रथम श्रेणी एग्ज़ाम जो हुई थी उसमें आया था, फर्स्ट ग्रेड 2026। इसमें आया था ये कि धम्म से संबंधित जो बात है वो कौन से शिलालेख में बताई गई है? तो भाई ये 5वां शिलालेख है, उसमें बताई गई है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा, धम्म के सिद्धांत बहुत ही साधारण और सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धम्म के माध्यम से लोगों का जीवन इस संसार में और इसके बाद के संसार में अच्छा रहेगा। धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी भाई, जिनको कहते थे धम्म महामात्र। ये अधिकारी थे, और इनका कार्य क्या होता था कि लोगों से धम्म की पालना करवाना, और इस जो पद की स्थापना है, पद की
स्थापना राज्याभिषेक के 13वें वर्ष की थी अशोक ने। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में। कौन से वर्ष में की थी भाई? धम्म महामात्र ये पद था, जिनका काम ये था कि धम्म की पालना करवाना, यानी कि जनता के द्वारा धम्म की पालना की जा रही है या नहीं, इसलिए किस पद की नियुक्ति की गई? धम्म महामात्र की। और कब की गई? अपने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष। अब उसमें थोड़ा सा ऐसा भी है कि अशोक के राज्याभिषेक के बारे में अगर बात की जाए, पहले हम इसके बारे में बात करना भूल गए थे। राज्याभिषेक, तो इसके दो रूप हमें देखने को मिलते हैं, 273 और 269, जैसे दो सन दिखाई देते हैं। तो इसको बना दिया गया था 273 में, यानी कि राजा बनाने की घोषणा मान लो, और 269 में इसने अपने माना जाता है भाइयों के साथ संघर्ष किया था 4 साल तक, और फिर उन्होंने गद्दी पर या गद्दी प्राप्त की थी। एक साक्ष्य जो मिलता है, कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण मिलता है, उसमें कहते हैं कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर और फिर गद्दी पर बैठा था। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने को मिलेंगी हमें। पहले अशोक की जो प्रवृत्ति थी बिल्कुल अलग थी। पहले अशोक को चंडाशोक भी कहा जाता था, यानी कि बहुत ही कट्टर था ये, और मतलब इसकी बुराई इसको सहन नहीं थी बिल्कुल भी, और बहुत ही कठोर स्वभाव का था, तो इसलिए इसको पहले चंडाशोक भी कहा जाता था, चंडाशोक कहा जाता था। काफ़ी सारे उदाहरण हमें मिलते हैं जो कहते हैं अब 4 साल तक इसने लगातार संघर्ष किया, और माना जाता है अपने 99 भाइयों को मार के फिर ये राजगद्दी पर बैठा। तो ये ऐसी बातें हैं जिनमें कोई साक्ष्य हमें ज़्यादा नज़र नहीं आता। तो मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? 19वीं शताब्दी में या सदी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना शुरू की, तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया। इस समय भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन एक औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत में एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण और उत्साहवर्धक लगी। यानी ये उस समय का दौर है जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, 1900 से 2000 के बीच, यानी कि 1900 से 1947 इसको मान सकते हैं, जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो साथ ही प्रस्तर मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्भुत कला के प्रमाण थे जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। इतिहासकारों को लगा कि अभिलेखों पर लिखे संदेश अन्य शासकों के अभिलेखों से भिन्न है, यानी अशोक के द्वारा जो लिखवा गए हैं वो अन्य शासकों से भिन्न है। इसमें उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमी शासक था। साथ ही वे बाद के उन राजाओं की अपेक्षा विनीत भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपाधियाँ जोड़ते थे। यानी कि ऐसे राजाओं की बजाय अशोक के बारे में प्रशंसा की गई है यहाँ पर कि वो विनयी स्वभाव के थे, बड़े दयालु स्वभाव के थे। लेकिन ये बाद में ऐसा हुआ है, कलिंग युद्ध के बाद में माना जाता है कि अशोक के द्वारा बिल्कुल पूरी तरह अपने आप को बदल लिया गया। 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, और शायद इसके बारे में आगे आ जाएगा तो जिक्र करते हैं हम। और थोड़ा सा तो बता देते हैं, 261 BC में हुआ था कलिंग युद्ध। कलिंग कहाँ पर पड़ता है भाई? उड़ीसा में पड़ता है कलिंग। और उस समय कलिंग का शासक कौन था भाई? नंदराय नाम का कोई शासक था। इसके साथ युद्ध हुआ था। युद्ध कब हुआ था भाई? 261 BC में। इस युद्ध में माना जाता है कि 1 लाख लोग मौत की घाट उतर गए, और लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो घायल हुए। संख्या कोई ज़्यादा विशेष आपको याद नहीं रखनी है, ये संख्या अलग अलग भी हो सकती है, अलग अलग भी दिखाई जा सकती है। तो जब कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद अशोक ने हृदय परिवर्तन किया, और उसके बाद अशोक ने जीव मात्र की भी हत्या न करने की कसम खा ली कि आगे मैं भविष्य में चींटी तक की भी हत्या नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं। फिर भी मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था? यह साम्राज्य मात्र 150 साल तक ही चल पाया, यानी कि पूरे 150 साल भी नहीं चला, जिसे उपमहाद्वीप के इस लंबे इतिहास में 321 से और 184 BC तक चला था। अब लगा लीजिए लगभग यही कोई 137-38 साल। लंबे इतिहास में बहुत बड़ा काल नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यदि आप मानचित्र 2 को देखें तो पता चलेगा कि मौर्य साम्राज्य उपमहाद्वीप के सभी क्षेत्रों में नहीं फैल पाया। यहाँ तक कि साम्राज्य की सीमा के अंतर्गत भी नियंत्रण एक समान नहीं था, यानी दक्षिण की तरफ चेर, चोल, पांड्य आ गए थे तो उधर भी इसका साम्राज्य नहीं था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते उपमहाद्वीप के कई भागों में नए नए शासक और रजवाड़े स्थापित होने लगे। राजधर्म के नवीन सिद्धांत। सेना के लिए हाथी पकड़ना, देखो ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना सही है। हम देखते हैं सेना के लिए हाथियों को किस प्रकार से पकड़ा जाता था।
तो अर्थशास्त्र में सैनिकों और प्रशासनिक संगठन के बारे में बताया गया है। प्रशासनिक संगठन और अर्थशास्त्र किसकी रचना थी भाई? हमने पहले ही बात की, अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना थी। किसकी? कौटिल्य की। और कौटिल्य कौन था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था ये। इससे पहले ये था भैया नंद वंश के पास, और नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके और फिर इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हाथियों के बारे में ये बताते हैं। अर्थशास्त्र में सैनिक और प्रशासनिक संगठन के बारे में विस्तृत विवरण मिलते हैं। मिसाल के तौर पर हाथी को पकड़ने के उपाय के बारे में उसमें लिखा है। क्या लिखा है भाई? देखो हाथी वनों के संरक्षक, हाथियों को पालने वाले लोगों, हाथी के पैरों में जंजीर बांधने वाले लोगों, सीमा रक्षकों, वनवासियों और महावतों के साथ मिलकर 5 से 7 हथिनियों की मदद से जंगली हाथियों द्वारा गिराए गए मलमूत्र को पहचानते हुए उन्हें पकड़ने का काम करते थे। यानी कि बहुत प्रयास करके इनको पकड़ा जाता था। यूनानी स्रोतों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे। ये यूनानी स्रोत बताते हैं भाई। 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। यानी कि कुछ विवरण कुछ विद्वान जो हैं इस वर्णन को अतिशयोक्तिपूर्ण यानी बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी इतनी बड़ी सेना, हो सकता है उनका मानना हो कि उस समय इतनी बड़ी सेना कहाँ से आई होगी या नहीं होगी, इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो यूनानी इतिहासकार हैं उन्होंने इनके बारे में अतिशयोक्तिपूर्ण लिखा है कि हाँ भाई ये जो लिखा है वो इतना सही नहीं है। सरदार और सरदारी। तो सरदार एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता है और नहीं भी। उसके समर्थन उसके खानदान के लोग होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना और विवादों को सुलझाने में मध्यस्थता की भूमिका निभाना शामिल है। वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेता है, जबकि राजा कर वसूलते हैं और अपने समर्थकों में उस भेंट का वितरण करता है। सरदारी में सामान्यतः कोई स्थायी सेना या अधिकारी नहीं होते। यह सरदारी की बात कर रहा है यहाँ भाई। सरदारी में देखो सरदार कौन होता है? शक्तिशाली व्यक्ति होता था जिसका पद वंशानुगत भी हो सकता था और नहीं भी, यानी दोनों तरह की बात है। वंशानुगत यानी कि पहले एक सरदार रहा, फिर उसका पुत्र सरदार रहा, फिर उसका पुत्र सरदार रहा, इस तरह हो भी सकता था और नहीं भी। जरूरी नहीं है कि भाई पूरी तरह से जो सरदारी है वो वंशानुगत पर ही आधारित हो। फिर उसके समर्थक उनके परिवार वाले होते थे, लोग होते थे, और फिर उसका वही काम होता था लोगों से भेंट लेना या कर लेना, जैसे राजा लेता है उसी तरह, और वो राजा का समर्थन आगे करते थे। हमें इन राज्यों के बारे में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से जानकारी मिलती है। उदाहरण के तौर पर प्राचीन तमिल संगम ग्रंथों में ऐसी कविताएं हैं जो सरदारों का विवरण देती है कि उन्होंने अपने स्रोतों का संकलन और वितरण किस प्रकार से किया। कई सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार द्वारा राजस्व जुटाते थे। इनमें मध्य और पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर शासन करने वाले सातवाहन, लगभग द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से सातवाहन राजा जो है, सातवाहन जो है लगभग द्वितीय शताब्दी BC से द्वितीय शताब्दी BC से और दूसरी ईस्वी तक, यानी कि लगभग 400 साल का जो समय है। और सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक को माना जाता है। सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक। और उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर और पश्चिम में शासन करने वाले मध्य एशियाई मूल के शक शासक भी शामिल थे इसमें भाई। विभिन्न प्रकार के जो शक, हूण, कुषाण, शक, हूण और कुषाण, ये विभिन्न प्रकार के पश्चिम की क्षत्रप थे। इनके बारे में जानकारी मिलती है। उनके सामाजिक उद्गम के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा कि हम सातवाहन शासकों के बारे में अध्याय 3 में पढ़ेंगे कि एक बार सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऊंचे सामाजिक अस्तित्व का दावा कई प्रकार से किया। यानी सत्ता में आने के बाद अपने आप को ऊंचा बताया उन्होंने, प्रतिष्ठित बताया कि हम यानी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, एक तरह से ऐसे समझ सकते हो आप, ऐसा उन्होंने बताया। दैविक राजा, दैविक राजा के बारे में बात करते हैं अब। हाँ, तो बात करते हैं सैन्य गुट्टवन की वन यात्रा। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम से ली गई है सैन्य गुट्टवन की वन यात्रा। पांड्य सरदार, पांड्य सरदार नहीं था ये, शेर सरदार माना जाता है ये 3 जो राजवंश थे, चेर, चोल और पांड्य,
दक्षिण में स्थित थे ये तीनों ही। तो इसकी कहानी है। उससे पहले शायद या तो हम इसको पढ़ लेते हैं या इसको पढ़ लेते हैं, देखो क्या सही रहेगा। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, इसके बाद फिर 5वां ये बिंदु, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें। ये शिलप्पादेकारम की जो कहानी है उसको हम थोड़ा बाद के लिए रखते हैं। तो दैविक राजा के बारे में बात करते हैं। राजाओं के लिए उच्च स्थिति प्राप्त करने का एक साधन विभिन्न देवी देवताओं के साथ जुड़ना भी था, यानी अपने आप को देवी देवताओं के साथ जोड़ना, जैसे कि अपनी तुलना करना किसके साथ, देवी देवताओं के साथ। मध्य एशिया से लेकर पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासकों ने लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक इस उपाय को सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। अभिलेखों और साहित्य परंपरा के माध्यम से की गई। जिस प्रकार के राजधर्म को कुषाण शासकों ने प्रस्तुत करने की इच्छा की, उसका सर्वोत्तम प्रमाण उनके सिक्कों और मूर्तियों से, कुषाण कालीन क्या सिक्के जो हैं उनसे और मूर्तियों से उनके बारे में हमें बहुत कुछ पता चलता है। कई प्रकार के सिक्के उनके द्वारा जारी किए गए थे, लेख लिखे सिक्के जारी किए गए थे, नीचे तिथि होती थी, तिथि युक्त सिक्के जारी किए गए थे, और चांदी के सिक्के जारी किए थे, काफ़ी सारे, और स्वर्ण भी सिक्के जारी इनके द्वारा किए गए थे। उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माट के एक देवस्थान पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ लगाई गई थी। भाई कहाँ पर है ये, मथुरा के निकट। और किनकी, कुषाण की, कुषाण वंश की। मैंने बताया शक, हूण, कुषाण विदेशी जो जातियाँ थी या क्षत्रप थे जो उस समय आक्रमण करके और भारत में प्रवेश किया था इन्होंने। तो एक शाखा थी इनकी कुषाण जो इधर आई थी, और अफगानिस्तान के एक देवस्थान पर भी इसी प्रकार की मूर्तियाँ मिली है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देवतुल्य प्रस्तुत करना चाहते थे, यानी कि मूर्तियाँ बनाई, और मूर्तियाँ किस तरीके से बनाई, जैसे देवता की छवि में, यानी अपने आप को क्या प्रस्तुत करना चाहते थे, जैसे मैं देवता हूँ या देवता से देवता के स्तर का व्यक्ति हूँ। कई कुषाण शासकों ने अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई, जैसे देवपुत्र की उपाधि भी लगाई। संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। तो उपाधि के बारे में अगर बात की जाए तो भाई देवपुत्र की उपाधि, देवपुत्र की उपाधि कौन धारण करते थे भाई, कुषाण शासक। कौन, कुषाण शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे। अब बात की जाए स्वर्गपुत्र की, तो स्वर्गपुत्र की उपाधि कौन धारण करते थे भाई, चीनी शासक। कौन धारण करते थे, चीनी शासक, यानी महत्वपूर्ण है ये। देवपुत्र की उपाधि कौन धारण करते थे, कुषाण शासक, और स्वर्गपुत्र की उपाधि कौन धारण करते थे, चीनी शासक। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे। आगे बढ़ते हैं। 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य सहित कई बड़े साम्राज्यों के साक्ष्य मिलते हैं। इनमें से कई साम्राज्य सामंतों पर निर्भर थे, अपना निर्वाह स्थानीय संसाधनों द्वारा करते थे, जिनमें भूमि पर नियंत्रण भी शामिल था, भूमि पर नियंत्रण भी किया जाता था। वे शासकों का आदर करते थे, उनकी सैनिक सहायता भी करते थे। जो सामंत शक्तिशाली होते थे वे राजा भी बन जाते थे, और जो राजा दुर्बल होते थे वे बड़े शासकों के अधीन हो जाते थे, यानी सामंत तख्ता पलट भी कर देते थे। अगर किसी सामंत के पास ज़्यादा शक्ति है तो वो राजा को हटा कर खुद भी राजा बन जाते थे। गुप्त शासकों का इतिहास साहित्य, सिक्कों और अभिलेखों की सहायता से लिखा गया था। हाँ, काफ़ी सारा साहित्य गुप्त साम्राज्य का हमें मिलता है, सिक्कों अभिलेखों के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। साथ ही कवियों द्वारा राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी गई प्रशस्तियाँ, यानी कि प्रशंसा में जो लिखी जाती थी उनको क्या कहते थे भाई, प्रशस्ति, प्रशस्तियाँ या प्रशस्ति। यद्यपि इतिहासकार इन रचनाओं के आधार पर ऐतिहासिक तथ्य निकालने का प्राय प्रयास करते हैं, लेकिन उनके रचयिता तथ्यात्मक विवरण की अपेक्षा उन्हें काव्यात्मक ग्रंथ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन, जो स्वयं गुप्त सम्राटों के संबंध सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि थे। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई, हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी भाई, हरिसेन। किसका दरबारी कवि था ये हरिसेन, दरबारी कवि किसका था भाई,
समुद्रगुप्त का। इसका था समुद्रगुप्त का। इसकी भाषा क्या है भाई? प्रयाग प्रशस्ति की भाषा क्या है? संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। तो ये सबसे शक्तिशाली जो सम्राट था उसके बारे में बताया गया है इसमें। आगे देखो, प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है ये। हाँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये केवल ये बताया गया है। इसमें क्या है, जो मूर्ति है वो है, और यहाँ प्रयाग प्रशस्ति का एक अंश है जिसमें बताया गया धरती पर अब उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जा रहा है भाई। ये किसके बारे में कहा जा रहा है? समुद्रगुप्त के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है भाई? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से संबंधित है, हमने पहले भी आपको बताया। तो समुद्रगुप्त से संबंधित है भाई। आमतौर पर हम जानते हैं कि जो राजा प्रशस्तियों का निर्माण करवाता था तो सीधी सी बात है भाई, अपनी प्रशंसा ही लिखवाएगा, उसमें बुराई थोड़ी लिखवाएगा। सभी ऐसा ही करते थे, अपनी प्रशंसा लिखवाते थे। तो इन्होंने भी अपनी प्रशंसा लिखवाई। हरिसेन ने क्या क्या लिखा है देखो, लिखा है, किसने लिखा है भाई? हरिसेन ने। तो हरिसेन ने क्या क्या लिखा है देखो, धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया था। वे परमात्मा पुरुष है, साधु भले की समृद्धि और असाधु के विनाश के कारण हैं। वे अज्ञेय हैं, जिनको यानी कि कोई जान ही नहीं सकता। उनके कोमल हृदय को भक्ति और विनय से ही बस में किया जा सकता है। वे करुणा से भरे हुए हैं। वे अनेक सहस्त्र गायों के दाता हैं। उनके मस्तिष्क की दीक्षा दीन दुखियों, गृहिणियों और पीड़ितों के उद्धार के लिए की गई है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति है। वे देवताओं में कुबेर यानी धनदेव, वरुण समुद्रदेव, इंद्र वर्षा के देवता और यम मृत्यु देवता, यानी कि चारों देवताओं से इसकी तुलना की गई है। किसकी? समुद्रगुप्त की। और समुद्रगुप्त को एक तरह से बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण उसका वर्णन किया गया है। तो ये हमने देखा यहाँ समुद्रगुप्त के बारे में लिखा हुआ है ये। और प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। किसने लिखी थी भाई? हरिसेन ने। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति पर एक दो लेख और भी मिलते हैं, जैसे इस पर अशोक का भी लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति पर अशोक का लेख भी इस पर मिलता है। एक हिंदू शासक था बीरबल, तो उसका भी लेख इस पर हमें मिलता है। कई जो मूलतः ये अशोक का ही था, तो अशोक का जो था इसी पर बाद में इन लोगों ने अपना लेख लिखवा दिया गया था, प्रशस्ति लिखवा दी गई थी। ये सिक्के हैं, कुषाण सिक्का, अग्रभाग कनिष्क का चित्र है और पीछे का जो है उस पर देवता का चित्र है। यानी कि एक तरह से एक तरफ तो यानी तुलना की गई है, अपनी तुलना की गई है किससे भाई? देवता से या भगवान से एक तरह से। क्योंकि कुषाण शासक थे ना, कुषाण शासक जो अपने आप को देवपुत्र कहते थे। क्या कहते थे भाई? देवपुत्र। कौन? कुषाण। और स्वर्गपुत्र कौन कहलाते थे? चीनी शासक। स्वर्गपुत्र चीनी शासक। तो ये देवता अपने आप को बता रहे हैं, देवता से तुलना करते हैं, तो सिक्के भी तो ऐसे ही बनाएंगे। तो ये सिक्का किसका है भाई? कनिष्क का। किसका सिक्का है ये? कनिष्क का। कनिष्क कौन से वंश का था भाई? कुषाण वंश का। कौन से वंश का था? कुषाण वंश का। आगे और क्या रह गया था पहले भाई? एक ये रह गया था, तमिल महाकाव्य शिलप्पाधिकारम का अंश है ये। तो इसमें सेनगुट्ट वन के बारे में लिखा गया है कि जब वे वन की यात्रा पर थे तो लोग नाचते गाते हुए पहाड़ों से उतरे, ठीक उसी तरह जैसे पराजित लोग विजयी का आदर करते हैं। वे अपने साथ उपहार लाए, जिनमें हाथी दांत, सुगंधित लकड़ी, हिरणों के बाल से बने चवर, मधु, चंदन, गेरू, सुरमा, हल्दी, इलायची, मिर्च आदि वस्तुएं, यानी सारी चीज़ें उनके स्वागत में लेकर आए। वे अपने साथ नारियल, आम, जड़ी बूटी, फल, प्याज, गन्ना, फूल, सुपारी, केला, बाघों के बच्चे, शेर, हाथी, बंदर, भालू, हिरण, कस्तूरी मृग, लोमड़ी, मोर, जंगली मुर्गे, बोलने वाले तोते आदि ये सब लाए थे इसके स्वागत में। किसके भाई? चेर सरदार सैन्यगुट्ट वन के स्वागत में। शिल्पाधिकारम की अगर बात की जाए तो हाँ भाई, थोड़ा लाइट चल गई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। हम यहाँ तक पढ़ लिए थे। ये जो सिक्के थे ये कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के हैं, जिन पे अग्रभाग पे कनिष्क का
जो है फ़ोटो है और पीछे के भाग पे देवता का फ़ोटो है, यानी तुलना की गई है इनकी, क्योंकि देवपुत्र भी इनको कहा जाता था। हम बात कर रहे थे देखो शिलप्पाधिकारम की, तो अगर शिलप्पाधिकारम की बात करें तो इसको हमें, वैसे मैंने इसके संबंध में एक वीडियो जारी किया था, शायद पहले बताया भी था, एक छोटा सा वीडियो, और फिर भी अगर यहाँ बताना उचित है तो मैं थोड़ी देर के लिए इसकी जो कहानी है उसको मैं आपको बता देता हूँ 2-4 मिनट में। तो उसमें 2-3 पात्र हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। शिलप्पाधिकारम किसने लिखा था? ये भाई इलंगो अडिगल ने, इलंगो अडिगल ये इसके लेखक हैं। और इसमें ज़्यादा पात्र नहीं हैं। चेर राजा नेडुलजेनियन और उसकी रानी थी। और पात्र इसमें देखा जाए तो कोवलन, कर्णगी और माधवी, ये इसके पात्र हैं। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है पायल की कहानी, पायल की कहानी। ज़्यादा विस्तृत नहीं बताएंगे, सीधी सी बात है भाई। देखो इसमें क्या होता है कि कोवलन और कर्णगी इनकी शादी हो जाती है, कुछ समय साथ ये कुछ समय साथ रहते हैं, 2-4 वर्ष। उसके बाद ये एक नगर वधू होती है, गणिका होती है, गणिका या गणिका जिसको कहा जा सकता है, वैसे एक टाइप से। तो ये माधवी के प्रेम में पड़ जाता है कुछ समय बाद, कौन? कोवलन। और ये सब कुछ अपना बर्बाद कर देता है और सारा धन दौलत सब लुटा देता है उस पर। बाद में जब बर्बाद होकर इसके पास आता है, कर्णगी के पास, फिर भी कर्णगी इसको अपना लेती है, क्योंकि ये पतिव्रता औरत होती है। तो इसको अपनाने के बाद ये सोचते हैं चलो ठीक है, जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन अब हम शांति से रह लेते हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है, जब इन पर बहुत दरिद्रता आ जाती है, गरीबी आ जाती है, तो ये उस स्थिति में क्या करती है, इसके पास 2 पायल होती है कर्णगी के पास। पायल दोनों पैरों में पहनेगी तो भैया एक एक पायल दोनों में पहनेगी तो 2 हो गई ना, तो पायल का जोड़ा होता है। तो ये सोचते हैं कि यार चलो ऐसा करते हैं कि पायल को बेच देते हैं, यानी कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है तो क्या करें। तो एक पायल को लेके और ये कावेरी पट्टनम पुहार जो नगर है वहाँ भेज देती है। किसको? मदुरई, मदुरई की कहानी है इसमें। और कावेरी पट्टनम या पुहार के तो ये थे कौन? कोवलन और कर्णगी। तो मदुरई में उस समय ये एक पायल उसको दे देती है बेचने के लिए, वो चल जाता है, बेच के आता है। उसी समय क्या होता है, जो राजा होता है नेडुलजेलियन, इसकी पत्नी होती है रानी, उसकी पायल क्या हो जाती है भाई? चोरी हो जाती है पायल। अब वो एक ही पायल को लेके आया था बेचने के लिए, एक ही पायल, उसकी चोरी हुई। जब खबर फैली, क्योंकि पूरे राज्य में खबर फैल जाती है भाई रानी की पायल चोरी हो गई, तो खबर फैली, तो वो खबर वहाँ भी पहुँची। तो जिस व्यक्ति ने उसको खरीदी, उसको पता चला कि ये मुझे उस व्यक्ति ने दी है, तो उसने पहुँचाया राजा के पास कि भाई इस प्रकार की पायल मेरे पास आई है, ये व्यक्ति लेके आया है। तो देखा तो ऊपर से बिल्कुल ऐसी थी। रानी ने कहा कि ये तो मेरी पायल है। उसी समय क्या हुआ कि जैसे दंड तो दिया ही जाता था, नेडुलजेलियन अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था, तो इसने क्या किया, उस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया। बाद में पता चला, अब इसको फांसी दे दी भाई, कोवलन को फांसी दे दी। बाद में पता चला किसको? कर्णगी को। तो कर्णगी आती है, और जब कर्णगी को पता चलता है तो वो कहती है कि ये किस प्रकार का न्याय करता है, तो किस प्रकार का निर्दयी पापी राजा है ये, तू बिना साक्ष्य के, सबूत किए या बिना मौका दिए व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। वो पायल मेरी थी। और वो दूसरी पायल दिखाती है कि भाई, वो कहता है अगर तेरी पायल थी तो तेरे पास क्या प्रूफ है उसका, या क्या साक्ष्य है? तो वो दूसरी पायल को दिखाती है। फिर उसकी तुलना की जाती है तो पता चलता है कि ये पायल इसकी है, यानी राजा से गलती तो हो गई और बहुत बड़ी गलती हो गई। और वो एक न्यायप्रिय शासक था, तो उसको इतनी आत्मग्लानि हुई कि उसने वहीं अपनी आत्महत्या कर ली, यानी वो मर गया ऐसा माना जाता है। लेकिन उसके बाद भी कर्णगी ने क्या हुआ, श्राप दिया मदुरई को। मदुरई जो नगर है उसको श्राप दिया कि भाई कुछ जैसे कि बच्चे हैं उनको छोड़ के, पतिव्रता औरतें हैं उनको छोड़ के पूरा शहर नष्ट हो जाए। तो पूरा शहर नष्ट हो गया, उजड़ गया एक तरह से, और कर्णगी का शाप उसको कहा जाता है। तो ये एक शिलप्पाधिकारम जो महाकाव्य है
5 महाकाव्यों में माना जाता है, और उसकी एक छोटी सी कहानी है। कहानी कैसी लगी और क्लास कैसी लगी आप ज़रूर इस बारे में बताइए, और इसी तरह आप लोग अपना प्यार हमारे चैनल को पर बनाए रखें। और इसका तीसरा भाग हम लेकर आएंगे आपके सामने जल्दी ही। राजा किसान नगर, इसके 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा भाग जल्द लेके आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।